बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाजरीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा जो इस टाइम पे केस है और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब इस टाइम पर कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से डिसाइड करने की, कोई फ़ैसला करने की जो इलेक्शंस के अंदर इल्तवा की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और उसी पर समाअत जारी है रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर। और कोशिश की जा रही है कि जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया एज़ सुन एज़ पॉसिबल इस केस का कोई ना कोई हल निकालेंगे। इसके साथ ही अगर हम आज पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखें तो कल शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में तशरीफ़ लाए थे। बड़ा धुआंधार खिताब शहबाज शरीफ साहब ने किया, और ऐसा ही धुआंधार खिताब उन्होंने किया जिस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब 10 साल की पंजाब के अंदर हुकूमत करने के बाद ये हुकूमत से जा रहे थे, तो बड़ा धुआंधार खिताब किया। और उन्होंने अल्फाज मुझे आज भी याद हैं, कहा कि कायद का पाकिस्तान वापस लाएंगे। 10 साल हुकूमत खुद करने के बाद ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे शहबाज शरीफ साहब कि हम कायद का पाकिस्तान और बाकी तमाम चीज़ें इस मुल्क में गरीबों के लिए बेहतर करेंगे, ठीक करेंगे। 10 साल ये बातें याद नहीं आई उन्हें, लेकिन 10 साल के इक़्तिदार छोड़ने के बाद ये सब बातें उन्हें याद आई। सिमिलरली शहबाज शरीफ साहब का कल का खिताब देखें तो बड़ी ज़बरदस्त बातें उन्होंने की, और उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों पर झूठे केसेस बन रहे हैं, जो कुछ बन रहा है, ये सब बड़ी ज़्यादती हो रही है। और एक लम्हे तो ऐसे ही लगा जिस तरह शहबाज शरीफ साहब आज कुछ ऐसा फ़ैसला करेंगे कि तमाम वो लोग जिन पर झूठे केसेस बनाए जाएंगे उनके खिलाफ कोई ना कोई बात होगी। लेकिन उनकी पूरी स्पीच के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की गई जिसमें गरीब के लिए, अवाम के लिए कोई रिलीफ हो, बल्कि क्रिटिसिज्म था इमरान खान के ऊपर। और आज भी हमने देखा बिलावल भुट्टो साहब भी आज पार्लियामेंट में मौजूद थे, और जो एक बिल पास कराने की बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स का जो बिल है, और उसको मंजूर कर लिया गया पार्लियामेंट के अंदर। क्योंकि ज़ाहिर है पार्लियामेंट इस टाइम पे कोई अपोजिशन नहीं है। पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है वो गिने चुने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं जो इस टाइम पार्लियामेंट में बैठे हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन को देखें, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को देखें, सब कुछ देखें, तो ऐसे ही महसूस होता है जिस तरह उसी पार्टी के तमाम वो लोग हैं। किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई ऐसे लोग नज़र नहीं आते, चूँकि वो मुनहरिफ अरकान हैं। उनका तो ऑलरेडी एक डिस्प्यूट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। लेकिन इस बिल के नतीजे में होगा क्या? मोहसिन दावड़ साहब ने इन दी एंड एक और तरामीम पेश की बिल के अंदर, जो पहले शायद नहीं दी गई थी। फिर मोहसिन दावड़ साहब आए और उन्होंने एक तरामीम दी। उस तरामीम के नतीजे के अंदर होगा क्या, यानी किया क्या जा रहा है? जो सुओ मोटो एक्शन, जो सुओ मोटो लिया जाता है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसके अंदर थोड़ी सी तरमीम ये की गई कि वो वन मैन शो की जो बात की जा रही थी कि एक शख्स नैब तरामीम यानी सुओ मोटो एक्शन ले सकता है, उसको अब 3 लोग जो हैं, 3 मोस्ट सीनियर जजेस डिसाइड करेंगे कि इस पर सुओ मोटो बनता है या नहीं बनता। और जो तरमीम मोहसिन दावड़ साहब की जानिब से दी गई है उसके मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब और वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और जहांगीर तरीन साहब, सब नाअहल जो हुए हैं, इन सब को राइट मिल जाएगा अपनी नाअहली को चैलेंज करने का। सुओ मोटो वाज नॉट चैलेंजेबल बिफोर, लेकिन इस तरमीम के बाद अब सुओ मोटो को भी चैलेंज किया जा सकता है, और उस पर 30 दिन के अंदर वन टाइम अपील का हक़ जो है वो मिल जाएगा। तो तमाम साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हों, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हों, जहांगीर तरीन साहब हों। और इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि 35 ऐसे केसेस हैं जो सुओ मोटो के नतीजे में जिन पे अपील का राइट नहीं था। उनके अंदर नस्ला टावर का केस भी है, और उसके अलावा यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सुओ मोटो की वजह से रुकी हुई थी। अब वो तमाम केसेस पे अपील का राइट मिलेगा, और वो तमाम मामला जो रुके हुए थे बहुत से ऐसे लोगों के जो आज इक़्तिदार हुकूमत में हैं, उन सब को रिलीफ़ मिलेगा। और इस रिलीफ़ के लिए ये नैब में तरामीम की जा रही हैं और अपनी बात मनवाने के लिए की जा रही है। यानी हमेशा हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने यही फरमाया कि एक लाडला है, लाडले को पैम्पर किया जा रहा है और उसको बड़ा सपोर्ट किया जा रहा है अदलिया की जानिब से। एक इदारा बच गया, बज़ाहिर ऐसे ही नज़र आ रहा है अब की सिचुएशन के अंदर कि एक ही इदारा सुप्रीम कोर्ट है जो शायद इस टाइम पे हुकूमत की कुछ बातें उस तरह से नहीं मान रहा जिस तरह से माननी चाहिए। बाकी तो तमाम इदारों के साथ हुकूमत बहुत कंफर्टेबल है। इन हालात के अंदर जब पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन भी नहीं है, और सबसे बड़ी सियासी जमात जिसको अपोजिशन में होना चाहिए है, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द पार्लियामेंट। शायद उनकी अपनी ही गलती उनके इस्तीफ़े देना, लेकिन उनके उन्हीं इस्तीफ़ों को आज PDM इत्तेहाद ने बड़ा पॉजिटिवली अपने लिए प्ले करके उनको पार्लियामेंट में उनकी एंट्री बैन कर दी है। और फिर अब जो तरामीम की जा रही हैं, जिस तरह से आज भी हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर जो मनाजिर थे वहाँ पे अपोज़ करने के लिए जो भी बिल आया उसको अपोज़ करने के लिए कोई था ही नहीं। सो इट वाज़ अ कंप्लीट वन साइडेड शो। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हुसैन अहमद शहराजी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा हैं आरिफ भट्ट साहब, तज्ज़ियाकार हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।
अपनी बात का आगाज़ करूँगा नासिर शराजी साहब से, चूँकि कानूनदान भी हैं और समझते हैं इन सब बातों को, और जो आज की तरामीम हो रही हैं, जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है सर, आई मीन यू हैव बीन इनटू ऑल ऑफ दिस, और आप देखते आए हैं कि क्या सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर चल रही है। माशाल्लाह आप काफ़ी सीनियर जो है वो हैं, और आप पूरे कानून को समझते हैं, कानूनी तरामीम को समझते हैं। जो कुछ पार्लियामेंट में कर रहे हैं सर, जो फ़वाइद हासिल करने की कोशिश की जा रही है हुकूमत से, ज़ाहिर है इट इज़ ऑल गोइंग टू बी बेनिफिशरी फॉर देम, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम तनकीद देखें, आज की तनकीद भी देखें, मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरह से एक्टिव हुई हैं, गुज़िश्ता चंद हफ़्तों से हम देख रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा का तमाम तोपों के रुख जो हैं वो एक ही जानिब है, और आज की तकारीर को भी बहुत सा उनको जो है उनकी तकारीर को सुना ना सका मीडिया, उनकी ऐसी बातें थीं जिन्हें सेंसर करना पड़ा, मीडिया सुना ना सका। इसी तरह बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं जो शायद हम भी अपने शो में डिस्कस नहीं कर सकते। सर क्या हो रहा है यहाँ पर? शुक्रिया बिलाल चट्टा साहब। जो हो रहा है उसकी एक गालिब का एक शेर जहन में आता है कि रौ में है रख्शे उमर, देखिए कहाँ थमे, ने हाथ बाग पर है, ने पा है रकाब में। यानी ज़िंदगी का घोड़ा सरपट दौड़ रहा है और अब पता नहीं ये कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि ना इसकी लगामें हमारे हाथ में है और ना हमारे पाँव वो रुकाब में हैं। और एक और शेर है कि कश्तियाँ टूट गई हैं सारी, अब लिए फिरता है दरिया हमको। पाकिस्तान इस वक्त टोटल कन्फ्यूजन की जद में है, और इस तरह के हालात शायद 1970-71 में पहले आए थे, और उस वक्त कहा गया था कि इधर हम उधर तुम, और अब कहा जा रहा है कि या हम या तुम, और उसका जवाब आता है कि नहीं दोनों वरना हम। तो अब इसका अल्लाह को ही पता है कि इसका आगे क्या बनेगा। ये इतनी पोलराइजेशन माशरे में, सोसाइटी में, हर जगह पे आ गई है ये पोलराइजेशन। घर घर में झगड़े हैं, लोग रिश्ते नहीं करते दूसरी पार्टी वालों के साथ, लोग ये अवाम की सतह पे अदालतों में जो जूतियों में दाल बट रही है वो सारी कौम के सामने है। उसके बारे में बात करके शायद तौहीन अदालत की तरफ बंदा चला जाता है, तो उसे रहने ही दें। मीडिया में टोटल पोलराइजेशन है। आप एंकर का, सहाफ़ी का नाम पढ़ के आप बता सकते हैं कि ये भी अपनी तकरीर में ये साहब क्या कहेंगे या इन्होंने अपने कॉलम में क्या लिखा होगा। ठीक है। फिर आप किसी को देख लें, सियासत में देख लें, कहाँ वो सियासत बुनियादी तौर पे अवाम की खिदमत का नाम है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे बेशतर सियासतदान जो हैं वो तो यहाँ अवाम की खिदमत के लिए नहीं बल्कि अपनी खिदमत के लिए आते हैं। ये पैदल चलते हुए और वैगनों पे सफ़र करते आते हैं और 6-6 करोड़ और 10-10 करोड़ की लैंड क्रूजरों पे फिरते हैं, और इनकी दौलत जो है वो अरबों में चली जाती है। तो ये एक तो जो इस वक्त हालात हैं, टोटल कन्फ्यूजन है और किसी को कोई पता नहीं कि इसका क्या बनेगा, इसका अंजाम क्या होगा। महंगाई इंतहाई 46% महंगाई, गुर्बत। ये एक सरकारी इश्तहार में सुन रहा था कि मुफ्त आटा तकसीम होगा तो 10 करोड़ लोग इससे मुस्तफीद होंगे। बिल्कुल गज़ब खुदा का, 22 करोड़ में से 10 करोड़ भिखारी हो गए जो ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक। तो ये इस कौम का क्या बना, इस कौम के साथ ये क्यों हुआ, ये इस कौम के साथ अब ये क्या हो रहा है। तो बदकिस्मती से इतनी पोलराइजेशन के बाद ये माशरा कहाँ जाएगा, इसका क्या बनेगा। ये आज मैं भी सुन रहा था उनका, जी ये जो फलान लीडर है इसको चिड़ियाघर में बंद कर देना चाहिए और उस पर टिकट लगा देना चाहिए। ये किसी भी सियासत की जुबान नहीं है। सियासी लीडर जो है सर नहीं है। अब हम तमाम साइड पे जुबान देके, पहले बड़ा क्रिटिसाइज इमरान खान साहब को किया जाता था कि बड़ी बदजुबानी करते हैं, लोगों को चोर डाकू कहते हैं, और अब उसके रिएक्शन में अब आपकी हुकूमत को देखें। मरीम औरंगज़ेब साहिबा के स्टेटमेंट में आपको दोबारा बताऊं, इमरान खान साहब ने जब अपना जलसा किया मीनार पाकिस्तान के अंदर, सर उन्होंने एक पॉजिटिव बात की, उन्होंने एक 10 नकाती एजेंडा दिया।
अमल दरामद हो या ना हो, एक अच्छी बात करना भी इज़ अ पॉजिटिव गेस्चर। उन्होंने मुल्क की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए एक 10 नकाती एजेंडा बताया कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं किस तरह से इस पर फॉलो करूँगा और आवाम के लिए मैं क्या बेहतरी ला सकता हूँ। उस 10 नकाती एजेंडे के जवाब में चाहिए तो ये था, हुकूमत की जानिब से भी चीज़ें सामने आती कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा क्या एजेंडा है, हम आवाम के लिए किस तरह से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। इसके जवाब में मरीम औरंगजेब साहब फरमाती हैं कि इस 10 नकाती एजेंडे पे 10 चपेड़े पड़नी चाहिए। वो एक्चुअली बदकिस्मती ये है कि ये मैं अभी सुन रहा था कोई 1 घंटा पहले, ये जो हमारी ये वजीर ख़जाना असिस्टेंट जो हैं वो आयशा गौस पाशा साहबा, वो फरमा रही थी कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान एतमाद का शदीद फुकदान है। बिल्कुल। तो ये हम क्या करेंगे सर? हम कहाँ जाएंगे? और का फुकदान क्या आपके मेरे वजह से है या वो तमाम लीडर्स जो इस मुल्क से जा चुके हैं जिनकी पास्ट हुकूमतें थी उनकी वजह से फुकदान है? आपके करंट बैठे हुए लोगों की वजह से फुकदान आ रहा है ना सर? मिफ्ता इस्माइल साहब ने 8th रिव्यू किया IMF के साथ, उस टाइम पे फुकदान नहीं था। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इस आगडार साहब के आने के बाद ये फुकदान पैदा हो गया? इसमें वैसे गुजारिश ये है कि IMF वाले जो हैं वो कोई इंडिपेंडेंट अदारा नहीं है। ठीक है। इस बारे में सबको पता है कि वहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स जो हैं वो अमेरिका के हैं और वो अमेरिका की पॉलिसियाँ हम टो करते हैं। और IMF वाले जो हैं वो तो एक छोटा सा फीलर उन्होंने छोड़ा जब इसहाक डार साहब ने सेनेट में ये कहा कि वो जो हमारे मिसाइल प्रोग्राम है उस पे वो कहते हैं कि आप ये जो आपका बजट है इसका शायद इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। वो दरअसल वो एटमी प्रोग्राम का ही झगड़ा है इस बात से कि अगर हम अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दें तो वो जो हमारे एटम बम है वो अब वो 30 साल पुराने जो F-16 है वो लेके जाएंगे। तो वो लेकिन वो खैर कौम की तरफ से जब शदीद रिएक्शन आया तो उन्होंने वो विड्रॉ कर लिया। तो एक तो ये बात दूसरा भी ये जो आपने बात की कौमी असम्बली की, कौमी असम्बली में जिन्होंने बिल पास किया है उसके जवाब में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन जो था उसने भी कुछ 6-6:30 बजे उन्होंने भी एक धांसू किस्म का रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि हम इसके जवाब में लॉयर्स मूवमेंट शुरू करेंगे और हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। अब बदकिस्मती ये है कि सारी पार्टियां आइन की बालादस्ती चाहती हैं और एक दूसरे के मुतहारब भी हैं। और ये इसमें एक जो बड़ा कैच की बात जो है ना, ये जो नया एक्ट आया है इसमें सिर्फ 184(3) शामिल नहीं है। इसका जो सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब भी कोई मैटर या अपील या कोई कॉज आएगी तो उसके लिए उसका फैसला एक 3 रुकनी दो सीनियर मोस्ट जज और चीफ जस्टिस ये मिलके करेंगे कि ये किस बेंच के सामने इसको पेश किया जाएगा। तो ये अगर कॉज मैटर और अपील का आज एक वकील साहब मेरे साथ हंस रहे थे कि शराई साहब इसका तो मतलब है कि अगर कोई चपरासी 1 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त देगा तो वो भी फिर किसी बेंच के पास ही जाएगी। तो वो चाहते ये हैं कि ये सिर्फ 184(3) तक बहुत महदूद नहीं रहेगा। ये अब जितनी अपीलें मैटर्स कॉज हैं सुप्रीम कोर्ट के ये फिर उस बेंच के पास उस 3 रुकनी कमेटी के पास जाएंगे। और इनको पता है कि इस वक्त वो जो 3 रुकनी कमेटी है वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस तारिक पर मुश्तमिल होगी। और काजी फायज़ ईसा साहब का रुझान सबको पता है, चीफ जस्टिस साहब का रुझान सबको पता है और सरदार तारिक साहब का रुझान भी सबको पता है। वेलकम टू यू नाउ सर। जाहिर है जिस तरह से आप भी सिचुएशन देख रहे हैं इस मुल्क की और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है, गरीब लोग तो बेचारे लाइनों में लग के मर रहे हैं एक आटे के लिए। सर आटे का बैग वो जो 658 रुपये का सरकारी रेट था उसको 1152 कर दिया गया और एक सो कॉल्ड सब्सिडी दे दी गई कि हम गरीबों को मुफ्त आटा देंगे। चूँकि एक प्लान था, मार्केटिंग का तरीक़ेकार है, ये बताने के लिए लोगों को चीज़ें शायद अपने आप को बड़ा हाईलाइट करने के लिए कि हम मुफ्त आटा स्कीम दे रहे हैं आवाम को। मुफ्त आटा किन लोगों को मिलेगा सर? सैकड़ों बैग होते हैं, लेने वाले हज़ारों लाइन में होते हैं, जो हज़ारों लोग घरों को भूखे चले जाते हैं बगैर आटा रिसीव किए हुए।
क्या फ़ायदा मिल रहा है उसका सर इस सब्सिडी देने का? इससे बेहतर ये नहीं था कि वो उसी प्राइस को रिड्यूस करते, ना कि उसको 1152 करके आवाम की पहुंच से बाहर कर दिया सरकारी रेट पे आटे को, और यहाँ से कहा जी हम 10 करोड़ लोगों को आटा फ्री देंगे, 10 करोड़ लोग आटा। सर बाकी के जो 13-14 करोड़ लोग जो है मरदमशुमारी की बात जाहिर है हमारा यहाँ से 22 से नंबर बढ़ जाएगा, बाकी के लोगों का क्या कसूर है कि उनको आटा ना मिले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। जो दुनिया में सिस्टम राइजन होता है जी उसका निज़ाम होता है वैसा ही होता है। बिल्कुल। ये जितनी हम पॉलिटिक्स देखते हैं यहाँ पर, अगर हम एजुकेशन का सिस्टम देखते हैं, हम कोई भी जिसके ऊपर भी हम बात कर लें जो नजरिए फैला रहा है ये इस सिस्टम की पैदा है। तो ये सिस्टम है कि ये सिस्टम वही साम्राज्य गुलामी रखने वाले, सोच रखने वाले मलूकियत के पैरोकार। बट साहब अल कम टू यू, मैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे अगर रोशन डालूँ, हुसैन शिराजी साहब अगर मैं आऊँ सर, इस टाइम पे जो इकोनॉमी के हालात हैं, जो सिचुएशंस हैं सारी, उसमें मतलब वज़ीर आज़म साहब की जिस तरह से हम स्टेटमेंट्स देखें और जो कुछ वो फरमाया, आज बिलावल भुट्टो साहब भी आए पार्लियामेंट के अंदर और बड़ी बातों से उन्होंने खिताब किया, बिलावल भुट्टो साहब ने भी, और ये कहा और बताया कि किस तरह से उनको क्या तकालीफ है इमरान खान पे इतना क्रिटिसाइज़ करना, इतनी बातें इमरान खान को कर देना। सर कोई पॉजिटिव बात हुकूमत के किसी भी नुमाइंदे की जानिब से नहीं आ रही है। जिस तरह से 10 नकाती एजेंडा इमरान खान साहब ने दिया, चाहिए तो ये कि हुकूमत भी दे अपने नकाती एजेंडे के, हम क्या कर रहे हैं, हमारा प्लान क्या है, आवाम को रिलीफ किस तरह से देंगे। मतलब इमरान खान साहब का वो अगर हम 10 पॉइंट एजेंडा देखें उसमें सब बातें बड़ी पॉजिटिव हैं, जो समझ आने वाली बातें हैं कि अगर ये हो इस तरह से तो इस मुल्क की इकॉनमी भी ठीक हो सकती है, गरीबों का भी भला हो सकता है, चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। सर यहाँ इंप्रूवमेंट की बात कोई नहीं हो रही, और सिवाय इमरान खान को क्रिटिसाइज़ करने के और कुछ भी नहीं हो रहा हुकूमत से इस टाइम पे। वो गुजारिश है जी कि अब या हम या तुम की स्टेज पे जब लोग आ जाए, सर ये बड़ी खतरनाक स्टेज है। तो फिर डायलॉग तो नहीं हो सकता ना, फिर बातचीत जो है उसके लिए अब गुंजाइश बाकी कहाँ रह गई कि या ये मनफी होंगे या हम मनफी होंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब का अगर मैं इस्तफसार बताऊं इस केस के अंदर, और बहुत सी बातें की उन्होंने, और ये कहा कि अदालत को कोई पक्की बात चाहिए। यानी जब अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से कहा गया कि 8 अक्टूबर को इलेक्शंस हर हाल में होंगे, 8 अक्टूबर के सवाल में चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि 8 अक्टूबर को ऐसा क्या है, इस तारीख में ऐसा क्या जादू है कि पाकिस्तान में सब ठीक होगा, ये 8 अगस्त क्यों नहीं हो सकता, 8 सितंबर क्यों नहीं हो सकता, 8 अक्टूबर की डेट ही क्यों डिसाइड की गई। हुसैन शिराजी साहब सितंबर में शायद चीफ जस्टिस साहब भी रिटायर हो रहे हैं और सदर पाकिस्तान भी रिटायर हो रहे हैं, इसलिए 8 अक्टूबर की डेट दी गई है। सर देखिए जी, गुजारिश ये है कि ये जो जिस नहज पे आज पाकिस्तान आ गया है और जिस तरह से दर्जनों के हिसाब से मुकदमात जो हैं वो एक पार्टी के लोगों के खिलाफ आज बन रहे हैं। वो हसन न्याजी को इस्लामाबाद से पकड़ के फिर उसको कोयटा ले गए, कोयटा से उसको लाहौर ले आए, लाहौर से उसको कराची ले गए। अच्छा, और कराची में भी उसके खिलाफ मुकदमा जो था वो खत्म हो गया है, तो लेकिन वो कहते हैं जी कि क्योंकि हम इसे लाहौर पुलिस से लेके आए हैं तो चुनाचे लाहौर पुलिस आएगी तो फिर हम इसको वापस करेंगे, तो इस दौरान किसी और शहर में भी मुकदमा हो जाएगा। और ये जो है इससे पहले भी लोगों के साथ ऐसा होता रहा है कि एक मुकदमा लाहौर इस्लामाबाद में, उसके बाद अटक में, उसके बाद चकवाल में, उसके बाद लाहौर में। सर लेकिन यहाँ पे हमारे मतलब यहाँ पे एक कानून भी है कि अगर किसी शख्स पे एक मुकदमा बना तो वो किसी और शहर में नहीं हो सकता। यहाँ पे एक ही बात की यानी एक ही स्टैंस है और उसके मल्टीपल मुकदमे मुख्तलिफ शहरों में किए जा रहे हैं। आरिफ भट्ट साहब, सर आई कम टू यू नाउ, जिस तरह से बात हो रही थी हसन न्याजी साहब की और बाकी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की, इस टाइम पे मुश्किल वक्त चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। शायद इमरान खान साहब की बेवकूफ़ी ही कहेंगे कि असम्बलियाँ तहलील ना करते, पार्लियामेंट के अंदर इस्तीफ़े ना देते, अपोजिशन संभाली होती, पंजाब की हुकूमत, KPK की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, 4 बड़े पाकिस्तान की एक बड़ी जो है वो एरिया इनके पास था, ये ना असम्बलियाँ तोड़ते, अपोजिशन में बैठे रहते, तो मेरा ख्याल है कि शायद ये मुश्किल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ना आता। सर व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है वो अगर उन्होंने असम्बलियों को तोड़ा है और इस्तीफ़े भी दिए हैं तो वो यकीनन वो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं। अगर वो इस निज़ाम के बेनिफिशरी बनकर रहते तो शायद जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही वो करते। उनकी लड़ाई जो मैं समझ रहा हूँ कि उनकी लड़ाई जो है वो बड़ी है, वो बड़ी लड़ाई वो यही है कि वो इस सिस्टम को कबूल नहीं कर पा रहे। ठीक है, यकीनन इस सिस्टम में रहकर उनके जो हवारी हैं
वो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं जिससे उनकी हाथ बंदी हो सकते हैं, लेकिन ज़ाती तौर पर जो उनकी अपनी विजडम है, जो उनके अपने बयानात हैं, जो उनकी अपनी सोच है, जिसके लिए प्रैक्टिकली हमने देखा कि उनके ऊपर आज भी उनके जो मुखालफीन हैं उनको डिसऑनेस्टी के हवाले से या फाइनेंशियली करप्शन के हवाले से अभी तक क्लेम नहीं कर पाए। तो अगर इमरान खान इस सिस्टम के बेनिफिशरी होते हैं या इस निज़ाम के साए के थले रहना या परवान चलना चाहते हैं तो वो भी फैक्ट्रियाँ बना लेते, वो भी सरमायादाराना निज़ाम से कुछ फ़ायदा उठा लेते, उससे मुस्तफ़ीद हो जाते। तो यकीनन जदोजहद के लिए बड़ी कुर्बानी ही देनी पड़ती है और ये ग्लोबल एनवायरनमेंट ही बलाल सब चेंज होने वाला है, क्योंकि इस साल में बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनमा होने वाली हैं। एक सल्तनत उस्मानिया की रिवर्शन भी है, वो भी जून में मतवक्को है। फिर एक बड़ी कुव्वत जिसे हम चाइना समझते हैं वो वर्ल्ड अपना पावर अथॉरिटी के लिए अपने आप को क्लेम करने के लिए जा रहा है और ये खित्ते के हालात जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट हम भी उसका एक हिस्सा हैं और हम भी समझते हैं कि जिस रुख ये ग्लोबल एनवायरनमेंट जाएगा हम भी उसी तरफ जाएंगे। तो इमरान खान की जो मौजूदा जदोजहद वो तो समझ में आती है कि वो अगर उनकी ज़ात ने करप्शन की होती, उनके हवारियों ने तो की होगी, उन्होंने पैसा लगाया, पैसा कमा लिया, ज़ाहिर ये सिस्टम उसे ही नवाजता है जो यहाँ पर उसके लिए तजारत करता है, पैसे लगाता है, बिजनेस करता है। तो एक तरफ तो ये थी, दूसरा मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा था, इस वक्त हम जिस सिस्टम की हम बात करते हैं, जिसके ऊपर हम नकायस उठाते हैं, जिसके ऊपर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बात करते हैं, या जो नीचे डिलीवर नहीं पा रहा, मुआशरा भी उसी का है। और ये सिस्टम बनाया किन्होंने हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है, ये जो सिस्टम दुनिया में राइज है, जिसके अंदर ये सियासत भी है, ये अदालती सिस्टम भी है और दूसरे तालीमी निज़ाम भी है, ये सिस्टम बनाने वाले वो साम्राज्यी कुव्वतें हैं बलाल साहब, वो बेनकाब हो रही हैं। ये सिस्टम अब उनसे चल नहीं पा रहा, आवाम को वो धोखा नहीं दे पा रहे। इतने जदीद दौर में जब मीडिया इतना फास्ट है और लोगों को हर चीज़ देखने के लिए, सुनने के लिए मिल जाती हैं। हाँ, कभी हम सुना करते थे कि उस मलूकियत के पैरोकारों में या बादशाहत में महलाती साजिशें हुआ करती थी और वो शाही खानदान एक दूसरे के खिलाफ रसाकश होकर इक़्तिदार के लिए कोशिश करते थे कि अवाम को अपने ज़ेरे ताब रखा जाए और किसी न किसी तरीके से इक़्तिदार का मज़ा लिया जाए। ये डेमोक्रेसी भी उसी का नाम है। ये मौजूदा जो हम जिसे हम डेमोक्रेसी समझ रहे हैं ना, और कुछ नहीं, दुनिया को तो छोड़ें, पाकिस्तान में इमरान खान ने इस सिस्टम को बेनकाब कर दिया है। देखिए, उन्होंने कुछ किया है या नहीं किया, लेकिन वो लोग जो 75 साल से यहाँ पर इजारादार बन के बैठे हुए थे, जिनका यहाँ पर बारियां लगी हुई थी, उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है। अब वो करें तो और क्या करें, उनको सुबह होती है, शाम होती है, उनको एक ही काम होता है कि वो इमरान खान के अलावा उनको दूसरा शख्स नजर नहीं आ पा रहा, क्योंकि इस मुआशरे को इन हालात में मोटिवेशन देने वाला, इस सिस्टम के खिलाफ उकसाने वाला, या सिस्टम के लिए जो सरतान ज़दा सिस्टम है उसके लिए बात करने वाला एक ही शख्स है सियासी जमात में। अगर हम देखते हैं तो वो इमरान खान है। जितनी भी अपोजिशन पार्टी है उनको देखें, इमरान खान आज अगर उनके साथ मिल जाए, इस सिस्टम का बेनिफिशरी मिल जाए, बन जाए इस सिस्टम का, तो उनका तो खत्म हो जाए सारे मामला थी आपस में। ये 75 सालों में हम जो पीडीएम देख ले, आप जितनी भी हम मूवमेंट्स देखते हैं, MRD देख ले, IGI देख ले और मौजूदा हालात में PDM देख ले, ये सब के सब ये देखें 2007 में अदालत के लिए, उसके लिए आजाद अदलिया के लिए मूवमेंट चली। देखें कैसे चली, बिलावल भुट्टो साहब के स्टेटमेंट बताऊं, कहते हैं इफ्तिखार चौधरी साहब जो है उन्होंने अदालती आमरीयत कायम की तो और उनका साथ देने के लिए नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर निकले थे, पूरी पीपल्स पार्टी साथ थी, उस टाइम इनका मुफाद था, मकसद था, इन्होंने सारा कुछ साथ दिया। आज कहते हैं जी अदालती आमरीत कायम की है उसने। देख, उसी तो बेस पर इन्होंने एनओआर लिया था। 2007 में एनओआर के बेनिफिशियरी कौन थे? वो मूवमेंट ही थी ना, वो जो लॉयड मूवमेंट चली थी 2007 में, उसी के ही साए में इन्होंने अंदर बैठकर जनाब मुशर्रफ साहब से बातचीत की थी, जिसके लिए ये आज भी बड़के लगाते हैं कि मोहतरमा ने एक शख्स की भी जान नहीं जाने दी और जो सिस्टम को बदल दिया। आज मुझे ये बता दें कि अगर इफ्तिखार चौधरी साहब की ये बात करते हैं तो इफ्तिखार चौधरी साहब का अगर कड़ियां मलाएंगे तो वो किस जमात से जाके मिलती हैं? तो उस वक्त ये मूवमेंट चलाने वाले कौन थे? आज ये किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, आने वाले वक्तों में एक सिविल सुपरमेसी की तहरीक चलने वाली है। वो तहरीक जो है वो अवामी सतह पे चलेगी, अवाम की बेदारी पे चलेगी, उसके शौर पे चलेगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर सिविल सुपरमेसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी जो सिविल सुपरमेसी की बात करता है, ये सिविल सुपरमेसी नहीं है, यह इजारादारी है, ये इनकी कैद है। ये सरमायादाराना निजाम का एक भयानक चेहरा है जो अवाम के सामने इस वक्त एक्सपोज हो रहा है। लेकिन अवाम करेगी क्या? अवाम के पास क्या ऑप्शंस हैं? जैसे मैं आपसे थोड़ा सा अगर डिस्कस करूं तो इस टाइम पे शहबाज शरीफ साहब ये वो शख्स हैं जिन्होंने कल अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इमरान खान तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है।
यही अल्फाज वो आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा करते थे। फिर एक दौर ऐसा आया आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में मरियम नवाज साहबा कहना कि इमरान जरदारी भाई भाई, जो वोट तुम इमरान को दोगे वो जरदारी को जाएगा, जो जरदारी को दोगे वो इमरान को जाएगा। और बाद में क्या साबित हुआ कि ये सब तो इकट्ठे हो गए एक ही काम के लिए, जिस तरह इमरान खान साहब फरमाया करते थे कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। और वही हमने देखा सर, हो तो सब कुछ ये रहा है, अवाम के सामने एक्सपोज भी हो रहे हैं। मीनार पाकिस्तान के जलसे पे भरपूर कोशिश की अवाम को रोकने की, पूरा लाहौर कॉर्डन ऑफ किया, तमाम रास्ते बंद किए, उसके बावजूद अवाम ने जलसा भर लिया। सर अब हो तो सब कुछ ठीक रहा है, अवाम के पास आ रहा है, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने अपने हाथ कटवा लिए, अपनी दोनों असेंबलीज तहलील करके, पार्लियामेंट से रिजाइन दे के, सब कुछ करके, सर अब ऑप्शंस कम नहीं रहेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। नहीं, इमरान खान ने पॉपुलैरिटी के हवाले से अब लोगों को दिल जीत लिए। जे अगर दिल जीत लिए हैं, लेकिन होगा क्या? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हालात में ऐसा ही लग रहा है जैसे पता नहीं सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर 22 करोड़ अवाम जो यहाँ रहती है वो अपने मसाइल से आगाह है। अब उसको एक डायरेक्शन मिल गई। अभी तक पाकिस्तान की तारीख को उठा के देख लीजिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पास पाकिस्तान को अभी तक कोई लीडरशिप नहीं मिली अभी तक। बेशक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी वो नीचे डिलीवर नहीं कर पाए। वो भी एक सोच की भेंट चढ़ गया। इन हालात में, मौजूदा हालात में अवाम को इमरान खान की शक्ल में एक मसीहा नजर आता है। वो मसीहा क्या है? वो है फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि मेरा भी उसके ऊपर, मेरा किसी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। हाँ, वो डिसऑनेस्ट होता, वो फाइनेंशियली करप्शन में होता, वो अपनी यहाँ पर मनी लॉन्ड्री करता, फैक्ट्रियाँ बनाता, माल समेटता, तो मैं कहता वो इस सिस्टम का हिस्सा है। इमरान खान की जदोजहद के लिए जो भी उसने आज तक यहाँ पर पाकिस्तान को दिया है, मुझे उसके लिए कोई बात इसलिए बता दीजिए बिलाल साहब कि जिसमें नजर आता हो कि उसने अपनी जात के लिए किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब अगर आज हाथ मिला लें पीडीएम इत्तेहाद से, पीपल्स पार्टी के साथ मिला लें, नून लीग के साथ मिला लें, इनके साथ जाके बैठ जाएं, तो शायद उनका बहुत सा वोट बैंक, अवाम का बहुत सा एक ऐसा परसेंटेज होगी जो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फॉलो करना छोड़ देगी। हुसैन अहमद शराजी साहब, सर सारा कुछ तो यहाँ पे हो रहा है। अब हमने देखा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज चीफ जस्टिस साहब ने इस्तफसार किया और ये भी कहा कि अदालत का मकसद जो है वो सियासी निज़ाम को चलते रहने देना है। अदालत का मकसद ये होता है। फिर उन्होंने कहा कि एक मसला सियासी दर्जा हरारत का है जिसे कम होना चाहिए, और इसको कम करने के लिए उन्होंने बैरिस्टर अली जफ़र से कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी गारंटाइज करे और हुकूमत भी गारंटाइज करे। अली जफ़र साहब ने जवाब दिया कि इमरान खान साहब आपको लिख कर देंगे कि सियासी दर्जा हरारत जिस तरह से आप चाह रहे हैं आपकी तसल्ली कराई जाएगी, आपको यकीन दहानी कराई जाएगी। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं हुकूमत से भी यही यकीन दहानी चाहूँगा वक्त आने पर। सर अगर ये यकीन दहानी भी करा दी जाए तो इलेक्शन तो फिर भी 8 अक्टूबर को ही होने, उसमें चेंजिंग तो होनी कोई नहीं है। हुसैन शराजी साहब, हाँ, गुजारिश ये है जी कि हमारे जो अवाम की बात हुई तो मेरा ख्याल है कि हमारा बुनियादी मसला जो है वो हमारे अवाम हैं। इस वास्ते कि ये कोई 2000 साल की अगर आप तारीख़ पढ़ें तो इस खित्ते में रहने वाले जो अवाम हैं उन पे जो ताकत के ज़ोर पे आया वो इन पे हुकूमत कर गया। वो एक हुकूमत करने वाले ने डूबते हुए बचाया तो उन्होंने वो जो माशकी था बहिश्ती उसको एक दिन की बच्चा सक्का को हुकूमत दे दी और उसने चमड़े का सिक्का चलाया तो वो चल गया। इन अवाम पर कई 100 साल से ज़ायद एक तजारती कंपनी हुकूमत करती रही। इन्हीं अवाम पर वो थोड़ी सी माइनॉरिटी में रहने वाले जो सिख थे उन्होंने 70 साल हुकूमत की। तो बेसिकली मैंने जब ये किताब एक लिखी थी तो ये सतही रूबानवी जज्बातियत और मुनाफिकत ये हमारे अवाम का बुनियादी मसला है। ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस के दौरान कुछ 4 दिन पहले कहा गया कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इन्होंने सोसाइटल चेंज के लिए कुछ नहीं किया। झगड़ा जो है वो हमारे अवाम के साथ है। ये आज पिछले साल जब जनवरी फरवरी मार्च तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत थी वो इतनी कम थी कि ये शोर में चाहते थे कि इलेक्शन कराए और बिलावल ये थी वो करें हम इलेक्शंस कराएंगे और सूबा सरहद में जो बल्दियाती इंतखाब थे वो अपोजिशन ने जीत लिए थे। पेशावर का मेयर जो है वो JUI का था। तो मसला ये है कि अभी भी तो देखें बहुत सी कॉन्ट्राडिक्शन है। और तहरीक इंसाफ के सदर जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो
उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा कि जी परवेज जो बाजवा साहब हैं वो इनकी नैपिया बदलते रहे हैं। और मुझे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हुसैन शराजी साहब। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन हमारे साथ आएंगे कुछ देर के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी और मुल्क की हालात पर डिस्कशन हो रही है। अवाम के रिलीफ के लिए किसी तरह क्या होगा इस मुल्क के अंदर, क्या जिस तरह से अवाम सोच रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब को हुकूमत मिले तो इस मुल्क के अंदर बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि ये PDM इत्तेहाद जब आए नहीं थे हुकूमत में आने से पहले कहा करते थे कि जब हमें हुकूमत मिलेगी, जब हमें मौका मिलेगा तो हम इस मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। और ठीक किस मईशत को किया इन्होंने? इमरान खान साहब के जाने के बाद आज 4 गुना महंगाई हो चुकी है। यही मईशत ठीक करनी थी, क्या करना था? हुसैन शराजी साहब, व्हाट इज़ द सोल्यूशन डू यू सीक सर हियर इन दिस कंट्री? व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे अगर इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका मिलता है, क्या तब हालात ठीक हो सकते हैं या हालात इससे मजीद ख़राब ही होंगे इस मुल्क के अंदर? हाँ बिलाल चट्टा साहब, गुजारिश ये है कि जो अब मुश्किलात है वो तो बहुत बहुत बढ़ गई हुई हैं। हमने आने वाले ये जो अप्रैल मई जून, कोई कहता है $6 बिलियन चाहिए, कोई कहता है $8 बिलियन चाहिए। पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स जो हैं वो अल्लाह के फजल से जो वर्ल्ड बैंक है वो ऑलरेडी हमें करोड़ों रुपए का जुर्माना कर चुका है कि हमारे अदाद शुमार जो थे वो गलत थे। ये शौकत अजीज़ साहब ने वो जुर्माना पे भी कर दिया था इस वजह से कि वो अदाद शुमार इसहाक डार साहब ने दिए हुए थे। बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन अब ये आने वाले 3 महीनों में 6 अरब और 8 अरब डॉलर कहाँ से आएंगे? और IMF वाले यही कहते हैं कि आप जनाब पहले लिखवा के लाएं लोगों से, सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, चीन से, कि वो आपको ये 6 अरब या 8 अरब डॉलर देंगे। तो ये 6 अरब सर वो 6 अरब डॉलर देते नहीं कि जब तक IMF का रिव्यू कंटिन्यू ना करें, IMF का प्रोग्राम बहाल ना हो, हम पैसे नहीं देंगे। ये कह रहे हैं जी उनसे लेके आए तो हम देंगे, इस तरह तो मिलेगा ही कुछ नहीं सर। तो चुनाचे इस वक्त सूरत हाल जो है ना, मेरी ज़ाती राय में जो दुनिया का हदफ है वो हमारा एटमी प्रोग्राम है। वो हमें घेर घार के दुनिया में कहीं, जैसे यूक्रेन ने अपने एटमी हथियार सारे तलफ कर दिए थे और अब पिछले कोई 13 माह से वो एक ज़बरदस्त सुबह दोपहर शाम रात की जंग लड़ रहे हैं। हज़ारों लोग मर गए हैं और उनका हमें भी वो इसी पोजीशन में लेके आना चाहते हैं। वो गुजारिश है कि वो एक बड़ी गेम है। वो गेम जो है वो अब अगर आपको याद हो कि अमेरिका और बरतानिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में चीन जो है वो मईशत के लिए और सिक्योरिटी के लिए, या मगरबी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। तो उन्होंने अब चीन को न्यूट्रलाइज करना है। उसके लिए ऑलरेडी अमेरिका वाले जो हैं उन्होंने हिंदुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदे किए हुए हैं। गोज़ विदाउट सेइंग, हिंदुस्तान वाले जो हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं, उनके पास पैसे बड़े हैं। वो अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं, जो अमेरिकी हुकूमत का कर्जा है उसमें कई सौ अरब डॉलर के बॉन्ड्स जो वो इंडिया के भी हैं। गज़ब खुदा का, हम तो 1.6 बिलियन डॉलर के लिए IMF के आगे लकीरें निकाल रहे हैं। तो सूरत हाल इसमें ये जो बैरूनी हमारे हालात है, बैरूनी हालात, ईरान वाले जो है उन्होंने हमको नोटिस दिया है कि आपने हमारे जो पाइपलाइन बनानी थी 2008 में मुआहदा हुआ था, 2015 तक आपने अपना हिस्सा मुकम्मल करना था, आपने नहीं किया। अब अगर आपने फरवरी 2024 तक इसे मुकम्मल ना किया तो हम 18 अरब डॉलर का आपके खिलाफ हट जाने का दावा कर देंगे। अरे बट साहब, और एक फिक्रा और ये जो जिनकी खातर हमने 78,000 अपने बंदे मरवा दिए अफगानिस्तान वाले, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। और उसका उनकी नेक नीति देखें, पिछले साल कोयला जुलाई अगस्त में $90 फी टन था। उन्होंने हमारे साल वाले बेच रहे थे, हमें ज़रूरत पड़ी, हमने कहा जी हमें दे दो, तो उन्होंने कहा जी रेट होगा $200 फी टन और इस पे 30% ड्यूटी भी हम लगाएंगे। ये हमारी पॉलिसी है, हमारी वो ये फरवरी कमजोर पॉलिसियों की वजह से सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी फरवरी में
हमारे वजीर जो आज़म थे उन्होंने कहा था मैं तुर्की जा रहा हूँ ज़लज़ले के लिए, तुर्की वालों ने कहा जी भाईजान बिल्कुल आओ। बिल्कुल सही। जो यूएई के सदर थे वो रहीम यार खान में थे, इस्लामाबाद में एक दिन की छुट्टी दी गई कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं, नहीं वो। उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं आ रहा, उन्होंने कहा जी मौसम ख़राब हो गया रहीम यार खान का, लेकिन उसी मौसम में वो जहाज़ उड़ा के रहीम यार खान से तो चले गए, लेकिन इस्लामाबाद नहीं आ सकते। बड़ी बिटर रियलिटीज़ है नाज़रीन, यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सब बातें अवाम के सामने नहीं होती। आरिफ भट्ट साहब, आई हैव लास्ट फ्यू मिनट सर, क्या सर इस मुल्क के हालात बनेंगे जिस तरह से हुसैन अहमद शिराजी साहब ने बताया सर, क्या व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट कि मुल्क में अब क्या सिचुएशन होगी? इलेक्शंस हो तो इस मुल्क की स्टेबिलिटी कहीं पे नज़र आती है होती हुई, लेकिन इलेक्शंस तो होने कोई नहीं है सर, होना क्या है? देखिए मैं तो इस मुल्क को बहुत आगे देख रहा हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत आगे जाना है। ये जो हालात मौजूदा हालात जो है ये इसकी कड़ी है कि दिन निकलने वाला है। मैं तो मरीम नवाज साहब कहती थी कि अब महंगाई पीछे जाएगी और हम तरक्की जो है 5वें गियर में जाएगी। सर 5वें गियर की तरक्की, मैं आपको तरीके तनाज़र में एक वाक़या सुना देता हूँ। हज्जाज बिन यूसुफ जब वो कूफा में गवर्नर बने ना, तो उनको बताया गया कि यहाँ पर बहुत सारी मुनाफ़क़त है, जितनी भी सियासत है सारी मुनाफ़क़त में है। उन्होंने तमाम अशराफिया को बुला लिया और ख़ुतबे में ये कहा कि जो फसल यहाँ पर खड़ी हो जाए उसको काटना ज़रूरी होता है, जब तक उस फसल को आप काटेंगे नहीं, नई फसल हम बना नहीं सकते। तो उन्होंने ये कहा कि बाहर मेरे जलाद खड़े हैं, लिहाजा 5000 अफराद थे, आप एक एक करके जाइए और मेरा जलाद जो है आपका सर उतारता जाएगा। यहाँ पर भी मुनाफ़क़त की एक फसल है, जब तक आप इसे काटेंगे नहीं बिलाल साहब, पाकिस्तान में कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। बिल्कुल उसी का इंतज़ार है, आने वाला है, आएगा। अगर देखिए अब कुदरत का कमाल है ना, जहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं और आप बेबस हो जाते हैं तो फिर कुदरत ने तो इस निज़ाम को, दुनिया को चलाना कई दफ़ा हमने देखा, हमने तारीख़ों में भी पढ़ा है। अब ये कुदरत की लड़ाई है, एक फ़ैसला है कुदरत का और एक फ़ैसला यहाँ की इशराफिया का। देखें वसाइल किसके पास है? वसाइल तो यहाँ पर जागीरदार के पास है, सरमायादार के पास है, सरदार के पास है। अच्छा मुझे ये बताएं कि यह वो कौम को अपने पैरों पर खड़ा करेगा? अगर उस कौम को अपने पैरों पर खड़ा करके इनके राइट्स दे देगा तो फिर उनको सर करके उनकी गाड़ी कौन खोलेगा? उनका यहाँ पर जो उनके जानवर उनको कौन हिलाएगा? उनका कमी कौन कहलाएगा? लड़ाई बस इस चीज़ की है, स्टेटस की लड़ाई है। मैं शिराजी साहब की इस बात से बिल्कुल मुत्फिक हूँ कि यहाँ पर आज भी ब्राह्मणों का राज है और वो वैश्य और खत्री और एक अछूत कौम है जो हम हैं। बरसगीर का कल्चर बदला नहीं है, लेकिन शायद मैं मौजूदा हालात में ये ज़रूर प्रेडिक्शन करके जाना चाहता हूँ कि ये सिस्टम ने नहीं रहना, ये सिस्टम ने जाना है, ये उसी की लड़ाई है। अब हम नए सिस्टम की तरफ जाएंगे, देखेंगे क्या होता है, और तब तक इस सिस्टम की जब तक फसल को नहीं काटेंगे, जो यहाँ पर फसल नफरत की बीजी गई है, मफादात की बीजी गई है, मुनाफकत की बीजी गई है, खुद गर्जी की बीजी गई है, रियाकारी की बीजी गई है, जब तक हम उसे नहीं काटेंगे तब तक यहाँ पर कोई बेहतरी आने वाली नहीं है। मुनाफकत तो ये है बिलाल साहब कि यहाँ पर तो कोई किसी के राइट्स देने के लिए तैयार नहीं। वो बच्चे जो घरों में काम करते हैं और वो सियासतदान जो उनका नारा लगाते हैं, उनके वो भी हुकूक देने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी मुनाफकत ये है, ये सियासत नहीं है, ये मुनाफकत है, और मुनाफकत रूज पे है और उसकी फसल ने यहाँ पर नफरत फैलाई है, इंसानों को तकसीम किया है। ये अदादो शुमार एक उसका हिस्सा हो सकते हैं, असल बात नीयत की है। ये सिस्टम जाएगा तब हम समझते हैं कि पाकिस्तान में भी बेहतरी आ सकती है, दुनिया में भी अमन आएगा। इसी तरह होगा और अल्लाह करे जिस तरह आरिफ भट्ट साहब फरमा रहे हैं, इसी तरह से इस मुल्क के अंदर कोई ना कोई चेंज, कोई ना कोई अल्लाह ताला नेचुरली कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। हो क्या रहा है कि आज इमरान खान साहब के दोबारा से नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी, ज़ेबा चौधरी साहिबा जज खातून जो है उनकी उन्हीं वाले केस के अंदर दोबारा से वारंट जारी हो चुके हैं और 18 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म अदालत की जानिब से आ चुका है। यानी कि अल्लाह ना करे हमें दोबारा से ज़मान पार्क ऑपरेशन जैसी स्टोरीज़ दोबारा से देखने को मिलें और ऐसे कुछ हालात यहाँ पर हों। हालात में बेहतरी होनी चाहिए। आज भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने यही कहा कि किसी भी तरह से मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत जो बहुत राइज़ कर चुका है इसको कम होना चाहिए और दोनों पार्टीज़ आके यकीन दहानी कराएं अदालत को कि ये बैठेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे, बिकॉज इस टाइम पे डायलॉग ही हल है। और इमरान खान साहब खुद बड़े हामी है इस बात की, हमेशा कहा करते हैं कि द ओनली सोल्यूशन इज़ डायलॉग, और गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे तो ही कोई हल निकलेगा, लड़ने में से आपस में कोई हल नहीं निकलेगा किसी भी तरह से। और होता भी ऐसे ही है कि जब तक आप डायलॉग करेंगे, टेबल टॉक करेंगे, यू जस्ट सिट ऑन वन टेबल, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम पार्टीज़ को चाहिए बैठ के अपने आपस में इन तमाम इख्तलाफात को दूर करके इस मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए वक्त ऐसा आ चुका है कि अब एक दूसरे को चोर, डाकू, बुरा भला, फ्रॉडिया सब कहने की बजाय इस टाइम पे अवाम का सोचना चाहिए है। काश कि ये तमाम लीडर्स अवाम का सोचना शुरू हो जाएं। फ़िलहाल तो कोई नहीं सोच रहा अवाम का, सब अपना अपना सोच रहे हैं। अब जो तरमीम आज पेश की गई है उसके बाद शायद नवाज शरीफ साहब के वापस आने की नवीद सुनाई जा रही है कि उनका जो नाअहली थी ख़त्म की जाएगी और नवाज शरीफ साहब उसके बाद पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे।
डायरेक्शन सारी उस साइड पे हो रही है, न जाने किस करवट बैठेगा ये ऊँट इस मुल्क के अंदर। लेकिन अल्लाह से हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी करे। आप सबका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।